हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे। भाषा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र है इसमें ट्रैफिक सिग्नल दिखाया गया है। ट्रैफिक सिग्नल हमें संकेत देते हैं कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर चलना है। ये चित्र आप देखिए, ये हमें चुप रहने का संकेत देते हैं। तो ये हुई सांकेतिक भाषा, पर हर वक्त हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल डम शोज खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। यहाँ देखिए, ये बालक कुछ लिखकर अपने भाव व्यक्त कर रहा है और दूसरा बालक कुछ बोलकर अपने भाव व्यक्त कर रहा है। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वे किसी शब्द में अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। आइए देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ आप देख रहे हैं मौखिक भाषा, जिसमें एक बालक भाषण देता हुआ नजर आ रहा है, और लिखित भाषा जिसमें एक बालक लिखता हुआ नजर आ रहा है। आइए समझते हैं इसे। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता अर्थात जो बोल रहा है, बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, उदाहरण देखिए।
मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण देखिए। मौखिक भाषा, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, कविता सुनाना, टेलीफोन पर बात करना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा के उदाहरण: पत्र लिखना, कहानी लिखना, अनुच्छेद लिखना, निबंध लिखना, ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का चौथा स्थान है। 14 सितंबर 1949 अर्थात 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अर्थात राजभाषा का स्थान उसे संविधान में प्राप्त है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सारे राजकीय कार्य किए जाते हैं। भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं की सूची देखिए। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ये सभी प्रमुख भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है। आप देख सकते हैं भारत में हिंदी लगभग 52 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो सोचिए, अगर आप हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होंगे तो आप भारत में लगभग 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं या उनकी बात समझ सकते हैं। आगे देखिए। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारणतः अपने समूह या घरों में करते हैं उसे कहते हैं बोली। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास और पत्तियों की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोलियों में साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन बोलियों में लोक गाथाएं व लोकगीत होते हैं। सरकारी कामकाज में बोलियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ बोलियां हैं जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली आदि। ये बोलियां हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं। इनमें कई लोक कथाएं व लोकगीत मिलते हैं। हिंदी की अन्य बोलियां भी हैं जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि। लिपि। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार में जितनी भाषाएं हैं सबकी अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है।
संस्कृत, गुजराती और मराठी की लिपि हिंदी की ही तरह देवनागरी है। व्याकरण किसी भी भाषा के अशुद्ध उच्चारण या लेखन से उसका अर्थ बदल जाता है। अशुद्धता से बचने के लिए हर भाषा में नियम बनाए गए हैं। ये नियम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देते हैं। इसमें शब्द, अर्थ, वाक्य तथा उनके प्रयोग पर नियंत्रण रहता है तथा भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं, या भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए भाषा का एक अशुद्ध रूप। आज स्कूल बंदर खा जाएगा। क्या ये वाक्य सही है? आज स्कूल बंदर खा जाएगा। लेकिन यदि हम व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप है आज स्कूल बंद रखा जाएगा। देखा आपने? अगला उदाहरण देखिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अशुद्ध रूप है ये, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। लेकिन यदि हम व्याकरण का सही प्रयोग करें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। अतः शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी के लिए व्याकरण ही एकमात्र उपयोगी साधन है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः किसी भी भाषा की रचना को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इससे भाषा का मानक रूप प्रयोग में लाया जा सकता है। मानक रूप का अर्थ है भाषा के शुद्ध एक रूप का प्रयोग। भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसकी एक रूपता अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य व्याकरण के नियमों के आधार पर ही संभव है। व्याकरण के भेद। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण भाषा की वह मौखिक इकाई है जिससे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। कुछ वर्णों या कभी-कभी एक ही वर्ण से बनता है शब्द, किंतु उसका कोई अर्थ होता है। कुछ शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। इसी दृष्टि के आधार पर व्याकरण भाषा के इन्हीं 3 अंगों पर विचार करता है, जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के उदाहरण हमारे वर्ण होंगे जिनसे मिलकर बनती है वर्णमाला। शब्द विचार, शब्द में उन्हीं वर्णों के सार्थक युग्म को शब्द कहते हैं। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। व्याकरण में वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार, भेद, रूप, बनावट तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।